दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूपीएससी चैनल सीवी ओरा में। आज हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं आज इन्फ्लेशन में पढ़ना है हम लोगों के पीपीआई और सीपीआई में आज अंतर पढ़ेंगे। पीपीआई सीपीआई क्या है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसके आगे हम लोग पढ़ते। तो क्लास बिना देरी के कुछ शुरू करते हैं। आज हम लोग पहला है पीपीआई और सीपीआई में अंतर। पीपीआई और सीपीआई में अंतर। पीपीआई उत्पादन मूल्य सूचकांक को प्रदर्शित करता है। पीपीआई उत्पादन मूल्य सूचकांक को प्रदर्शित करता है, जबकि सीपीआई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को प्रदर्शित करता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को प्रदर्शित करता है। पीपीआई में जीएसटी शामिल नहीं होता है। पीपीआई में जीएसटी शामिल नहीं होता है, जबकि सीपीआई में जीएसटी शामिल होता है। पीपीआई में जीएसटी शामिल नहीं होता है, जबकि पीपीआई में जीएसटी शामिल नहीं होता है और सीपीआई में जीएसटी शामिल होता है। सरकार द्वारा पीपीआई के संबंध में पहले पूर्व बीएन गोकुलदास समिति का गठन किया था। सरकार द्वारा पहले पूर्व में बीएन गोकुलदास समिति का गठन किया गया था, जबकि हाल ही में रमेश चंद्र समिति का गठन किया गया है। हाल ही में रमेश चंद्र समिति का गठन किया गया। पहले बीएन गोकुलदास समिति था, अब रमेश चंद्र समिति। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या है? इसकी गणना भी मासिक आधार पर की जाती है। सिर्फ जीडीपी की गणना आधार मूल्य में किया जाता है, जब बाकी सबकी जीडीपी की गणना तिमाही आधार पर किया जाता है, बाकी सबका मासिक आधार पर किया जाता है गणना। इसकी गणना और आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा निकाला जाता है। जब कार्यालय पूछे एनएसओ बोलना है। मॉस्पी मंत्रालय पूछे तो मॉस्पी, विभाग पूछे तो सांख्यिकी और कार्यालय पूछे एनएसओ। इसमें वस्तु और सेवा दोनों शामिल होता है। सीपीआई में वस्तु और सेवा दोनों शामिल होता है। सीपीआई में आयातित वस्तु और सेवा भी शामिल होता है। आयातित वस्तु और सेवा भी शामिल होता है। सीपीआई का आधार वर्ष 2011-12 था। पूर्व में सीपीआई का आधार वर्ष 2011-12 था, जिसे आप बदल कर 2012 था, जिसे आप बदल कर 2024 कर दिया गया है। पहले पूर्व में 2012 था, अब उसे बदलकर 2024 कर दिया गया है। सीपीआई बास्केट में ग्रामीण और शहरी दोनों शामिल होते हैं। सीपीआई बास्केट में ग्रामीण और शहरी दोनों शामिल होते हैं, गांव के भी और शहर के भी। वर्तमान में सरकार सीपीआई R+U संयुक्त का प्रयोग करती है। R+U का मतलब होता है ग्रामीण एवं शहरी। इसे हेडलाइन मुद्रास्फीति भी कहा जाता है। सीपीआई में परिवर्तन देखते हैं। पहले ओल्ड ईयर और न्यू ईयर। पहले 2000 ओल्ड ईयर 2012 था, अब 2024 है। बेस ईयर 2012 और 24। बास्केट में पहले था 299, जिसे अब बढ़ाकर 358 कर दिया है। गुड्स में था 259, जिसे बढ़ाकर 308 कर दिया गया है। सर्विस सेवा में था 40, जिसे बढ़ाकर 50 कर दिया गया है। गुड एंड वेजिटेबल, इसमें 45.9% था, जिसे घटाकर 36.8% कर दिया। गुड एंड एवरेज, जिसे 45 था, जिसे बढ़ाकर। केयर सीपीआई जो 47 था, जिसे बढ़ाकर 58 कर दिया है। और रूरल हाउसिंग मतलब ग्रामीण आयात में पहले शामिल नहीं था, इसे अब शामिल कर दिया गया है। लेकिन अभी भी सबसे अधिक भ्रांश किसका है? अभी भी सबसे अधिक भ्रांश गुड एंड बेवरेज का है। गुड एंड बेवरेज सेवा का, क्योंकि इसको घटाया गया है ना, इसीलिए लिख लीजिए। आगे हम लोग फिर पढ़ते हैं। सीपीआई के सूचकांक।
सीपीआई के सूचकांक, आधार वर्ष, गणना और इसके आंकड़े जारी किए जाए। सीपीआई का इसका CPI-IW औद्योगिक श्रमिक, इसका आधार वर्ष 2016 था। 2016 था जब इसका आधार वर्ष 2016 था, जिससे NSO होगा। NSO इसका आधार वर्ष 2016। CPI-AL कृषि श्रमिक 2019 था, पहले 2019 कर दिया गया, पहले 1986 और 1987 जिसे बदलकर 2019 कर दिया गया है। इसकी गणना NSO द्वारा मॉस्फी के अंतर्गत किया जाता है और इसके आंकड़े श्रम ब्यूरो या श्रम मंत्रालय द्वारा निकाला जाता है। CPI-RL ग्रामीण श्रमिक, इसका आधार वर्ष भी 2019 कर दिया गया है, पहले 1986-87 था। इसका भी गणना NSO द्वारा मॉस्फी के अंतर्गत किया जाता है। इसका भी आंकड़े श्रम ब्यूरो द्वारा या श्रम मंत्रालय द्वारा निकाला। R+U CPI-R+U संयुक्त का 2012 था, जिसे बदलकर 2024 कर दिया। इसके आंकड़े NSO मॉस्फी के अंतर्गत निकाला, लेकिन इसके गणना NSO द्वारा किया जाता है, जबकि इसके आंकड़े भी मॉस्फी द्वारा किया जाता है। CPI-IW का प्रयोग सरकारी कर्मचारी के महंगाई भत्ते DA डिओर्नस अलाउंस की गणना करने में किया जाता है, जबकि मनरेगा में न्यूनतम वेतन के निर्धारित करने के लिए CPI-AL का प्रयोग किया जाता है। और CPI-R+U संयुक्त को हेडलाइन मुद्रास्फीति भी कहा जाता है। R+U को CPI-IW का प्रयोग सरकारी कर्मचारी को भत्ता देने में, सरकारी कर्मचारी के महंगाई को समझते हुए उसको भत्ता देने में, मतलब कि वेतन देने के लिए प्रयोग किया जाता है IW का प्रयोग। और मनरेगा के तहत मजदूर होते हैं, मनरेगा में जो मजदूर आते हैं उसको वेतन देने के काम CPI-AL का प्रयोग किया जाता है मनरेगा में। और CPI-R+U संयुक्त को हेडलाइन मुद्रास्फीति भी कहा जाता है, हेडलाइन मुद्रास्फीति भी कहा जाता है। CPI और WPI और CPI में अंतर, WPI और CPI में अंतर, तो पहला अंतर इसमें यही हो जाएगा कि इसमें केवल WPI में केवल वस्तु शामिल होता है और CPI में वस्तु और सेवा दोनों शामिल होता है। इसके आंकड़े वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा निकाला जाता है, इसके आंकड़े वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा निकाला जाता है, जबकि इसके आंकड़े NSO मॉस्फी के अंतर्गत निकाला जाता है। इसके आधार वर्ष WPI का आधार वर्ष 2011-12 था, जिसे अब बदलकर 2022-23 कर दिया गया है, 2022-23, जबकि CPI का 2024 है। इसमें सबसे अधिक भ्रांश विनिर्माण का, सबसे अधिक भ्रांश विनिर्माण का होता है। विनिर्माण का कितना होता है? 564.2%, 564 जो है 64.2%। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं 64.2% विनिर्माण। और इसमें खाद्य एवं उद्योग पेय पदार्थ का सबसे अधिक भ्रांश होता है, खाद्य एवं उद्योग पेय पदार्थ का सबसे अधिक भ्रांश होता है। लिख लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय।